अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और इस वीडियो की मदद से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एंड नोट जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, उसमें रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो सारे अर्ली रिसर्चर्स के सामने आती है, जिन लोगों ने साइंटिफिक राइटिंग लिखना होती है, जिन लोगों ने रिसर्च पब्लिकेशंस को लिखना होता है कि हम रेफरेंसेस को मैनेज कैसे करें। क्योंकि अगर आप रेफरेंसेस को मैनुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में गलती के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। फॉर्मेटिंग एरर के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और फिर अगर आप उसको लिख भी लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं, किसी की जगह को चेंज करते हैं, कोई पैराग्राफ शिफ्ट करते हैं, तो आपको रेफरेंसेस के अंदर भी उसी तरतीब को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, उसी तरतीब से रेफरेंसेस को आगे-पीछे करना पड़ता है। फिर कभी-कभार यूँ होता है कि जो जर्नल्स हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ख़ास फॉर्मेट के तहत उनको रेफरेंसेस फराहम करें। तो इस सूरत में भी आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ती है सारी की सारी और ये काम मेन डॉक्यूमेंट लिखने से ज़्यादा बड़ा काम बन जाता है। तो अगर हम ये बड़ा एक एंड नोट को सीख लें, मैं आपको वो कम से कम चीज़ें सिखाऊँगा जो थोड़े वक़्त में 10 मिनट के अंदर आपको इस काबिल बना देंगी कि आप एंड नोट की मदद से अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है वो रेफरेंसेस को ऐड करना सीख लेंगे, रिमूव करना सीख लेंगे और उनकी पोज़ीशंस को चेंज करना सीख लेंगे और वो तमाम ज़रूरी मालूमात जो आपको चाहिए वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएँगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि एंड नोट को इस्तेमाल कैसे करते हैं रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तालीम हम सबके लिए मुमकिन बना सके। ओके दोस्तों, इस लेक्चर को समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप कोई साइंटिफिक राइटिंग लिख रहे हैं। मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है और ये कोई सैंपल साइंटिफिक आर्टिकल है जिसमें इंट्रोडक्शन है और आप उसको यूज करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और आपको इस दौरान कुछ रेफरेंसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको एंड नोट। अगर आपने एंड नोट इंस्टॉल कर रखा है, नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने एंड नोट इंस्टॉल, इसके इसके 9 तक वर्जन्स हैं, आप 6, 7, 8, 9 कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर आप के पास फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है तो ये कुछ अरसे के बाद जाके 30 दिनों के बाद जाके एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आप उसको या तो परचेज कर सकते हैं या फिर आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो आई एम क्लोजिंग एवरीथिंग, सो आई शुड शो यू, मैं आपको दिखा सकूं शुरू से कि जब आप एंड नोट को ओपन करेंगे तो वो किस तरह का नजर आएगा। याद रखें एंड नोट सॉफ्टवेयर दो तरह के काम करता है। ये हमारे लिए ना सिर्फ रेफरेंसेस को सर्च कर सकता है बल्कि इसके साथ साथ वो हमें रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के अंदर भी और उसको ऑर्गेनाइज करने में भी हमारी मदद करता है। तो मैंने एक सैंपल आर्टिकल स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सैंपल आर्टिकल को मैं किसी तरीके से एंड नोट के साथ लिंक कर सकूं। जब आप एंड नोट को पहली मरतबा खोलेंगे तो वो आपके सामने इस तरह से आएगा। वो आपसे पूछेगा कि आपने किसी लाइब्रेरी को, एंड नोट लाइब्रेरी को ओपन करना है या आप कोई नई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। एंड नोट लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जब आप सर्चिंग करते हैं, रेफरेंसेस को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस तमाम इन्फॉर्मेशन को एक लाइब्रेरी की फॉर्म में सेव कर लेता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं और कल को, परसों को, तरसों को कभी भी आप दोबारा उस लाइब्रेरी को एंड नोट के अंदर खोलेंगे तो वो उसी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर आपके सामने मौजूद होगी। इसके अलावा लाइब्रेरी जो है वो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको आप ईमेल कर सकते हैं, उसको आप अपने प्रोफेसर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप रेफरेंसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं, यूएसबी पे सेव करके दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एक लाइब्रेरी बनानी है। नहीं तो फर्ज करते हैं कि अगर मुझे शुरू करना है तो मैं पहली जो है वो लाइब्रेरी जो है वो ओपन करने की कोशिश करता हूँ, नई लाइब्रेरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक एंड नोट का ट्यूटोरियल फोल्डर बनाया है, तो मैं लाइब्रेरी का नाम रखूंगा। इसमें वो तमाम रेफरेंसेस जो मैं भी सर्च करने के लिए जा रहा हूँ इस लाइब्रेरी में उसी तरह से सेफली जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो माई एंड नोट लाइब्रेरी इसका बाय डिफॉल्ट नेम है, तो आप इसका नेम रख लें, फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल लाइब्रेरी जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दिस लाइब्रेरी विल गो देयर इन दैट फोल्डर। यू कैन सी हियर ट्यूटोरियल लाइब्रेरी इज हियर इन दैट फोल्डर। ये वो फोल्डर है जो मैं आपको सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। वंस यू आर हियर इट्स ब्लैंक, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, नथिंग इज देयर। सो ये हमने इसको ब्यूटीफाई करना है, हमने इसके अंदर चीजों को ऐड करना है और हमने इसको खूबसूरत बनाना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके। ओके, तो यहाँ पर मौजूद कुछ चीजों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग गूगल करने में अच्छे हैं, आप रेफरेंसेस को सर्च करने में अच्छे हैं और आपके पास ऑलरेडी 25, 30, 50, 60 रेफरेंसेस मौजूद हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं।
लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एंड नोट की मदद से भी उन रेफरेंसेस को सर्च कर सकते हैं, उनको तलाश कर सकते हैं, और इसमें बड़े खूबसूरत ऑप्शन है रेफरेंसेस को तलाश करने के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखें कि अगर आपके पास वर्जन मुख्तलिफ है, एंड नोट 9 है, 8 है, तो आपके पास ये टैब्स थोड़े से अलग-अलग शक्ल में होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी माउस उसको ऊपर लेके जाएँगे तो वो आपको उसका नाम दिखा देगा, और ये नाम जो है इनकी मदद से आप टैब्स को फिगर आउट कर सकते हैं दूसरे वर्जन्स के अंदर भी। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जो पहला टैब है जो बुक्स बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी आप रेफरेंस, इसको बोलते हैं लोकल लाइब्रेरी मोड। अब आपका जो एंड नोट है, इसमें जो भी रेफरेंसेस हैं ये आपके पास अपने पास जो लोकल कंप्यूटर में मौजूद है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई और मटीरियल नहीं चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी चीजें सेव होंगी उसको आप कल को बगैर किसी इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और उनको डील कर सकते हैं। तो ये आप डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये वो मोड है जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। दूसरा वाला मोड जो है, ये वो लाइब्रेरी मोड है जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये तीसरा मोड इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन मोड। तो इसमें आप लोकल लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हैं और आप एक ही वक्त में इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब इंटरनेट से लाइब्रेरी और रेफरेंसेस को सर्च करने के लिए बेशुमार ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ऑनलाइन सर्च ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये बेशुमार आपको 4-5 नजर आ रहे हैं। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी सारी ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाइब्रेरी कैटलॉग्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लाइफ साइंसेज में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सर्च कर रहे हैं तो मैं ये जानता हूँ कि पबमेड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन तमाम किस्म के जर्नल्स और साइंटिफिक आर्टिकल्स अपने आप को लिस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज के रिसर्चर्स हैं तो हो सकता है आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाना पड़े, हो सकता है आपको दूसरे, अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं या कोई भी और किस्म की स्टडीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैटलॉग जो है वो क्लिक करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड नोट के साथ। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए एज ए, अगर आप नेचुरल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं तो पबमेड माइट बी द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसकी मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पबमेड आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं, वो वैसे बेसिकली ऑलरेडी भी होता है वहां पर, तो पबमेड जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर भी मिल सकता है। आप इसे क्लिक करके चूज करेंगे तो जो वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल, ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर आप इसके सर्चिंग टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें हम इंटीग्रेटेड मोड में है, यानी कि हमारे पास लोकल कंप्यूटर की जो स्पेस है वो भी एक्सेसिबल है, हम अपने डाटा को वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और हम इंटरनेट को भी सर्च कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सो यू कैन सर्च दीज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। आप टाइटल, ईयर और ऑथर नेम की मदद से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टाइटल पता है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई टाइटल हो जिसके अंदर P53 के भी आया हो, तो आप उसको सर्च करना चाहते हैं। अगर आप ये सर्च करके एंटर करेंगे तो जितने भी ब्रेस्ट कैंसर और P53 वाले टाइटल वाले पेपर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तकरीबन 1213 1213 पेपर्स आउट देयर, टू मेनी पेपर्स आउट देयर। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये नहीं, मुझे सिर्फ लास्ट 2019 के पेपर चाहिए, तो आप इसको 2019 ईयर के अंदर आप 2019 लिख देंगे तो सिर्फ हमें 2019 में जो आने वाले पेपर्स हैं जिनके टाइटल्स में ये वर्ड्स मौजूद होंगे वो सिर्फ 46 हैं। आप उसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ओके कर देंगे तो ये आपको वो वाले सारे आर्टिकल्स 2019 में इस टाइटल के कीवर्ड्स के सामने आए हैं वो आपको दिखा देगा। ओके, अगर आप ऐसा सिलेक्ट करते हैं, ये आपके सामने सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स मेरे कंप्यूटर में आ चुके हैं। अब उसके बाद अगर मुझे चाहिए और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इन आर्टिकल्स को ब्राउज करना है कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या मैं इनको अपने इंट्रोडक्शन में या किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी आप किसी एक आर्टिकल को क्लिक करें, आपके पास उस आर्टिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन इस साइट के ऊपर आ जाएगी। ऑफ कोर्स फुल टेक्स्ट नहीं आएगा, याद रखें फुल टेक्स्ट का आना या ना आना डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपके पेपर फ्रीली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो पेपर फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो आप उसका फुल टेक्स्ट अपने घर से डाउनलोड नहीं कर सकते। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज ने सब्सक्रिप्शन ली होती है, इसलिए यूनिवर्सिटीज के अंदर से जब आप उस पेपर को एक्सेस करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा चांस कम है। तो आपको वो मैनुअली पेपर जो है वो उसका फुल टेक्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा अगर वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट से आपको फिगर आउट हो जाएगा कि क्या ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इसके अलावा रेफरेंसेस में जब अगर आप जाएं तो इसमें उस पेपर के ऑथर्स की डिटेल्स, उसका ईयर, उसका टाइटल और इसके अलावा उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन आप उसका एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं।
तो दैट इज हाउ यू केम टू नो अबाउट दैट पेपर कि आप इसको पढ़ के गैस कर सकते हैं कि मुझे इसको इस्तेमाल करना है नहीं करना है, मेरी मर्जी है। मेरे सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस पेपर्स, और आप इसमें से उन चंद पेपर्स को मुंतखब कर सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट में। जो कि आप पेपर लिख रहे हैं, आप उसमें इनमें से एक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2 को करना चाहते हैं, 10 को करना चाहते हैं। उसके बाद अगर फर्ज करें आप इनमें से कुछ आर्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं और आपको लगता है कि यार वो आर्टिकल्स आपके लिए काबिल इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर मैं सपोज कर रहा हूँ ये वाला आर्टिकल, पहला वाला आर्टिकल मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये गेन ऑफ फंक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये कोटी 2 रिएक्टिव ये वाला इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये क्लिनोपैथोलॉजिकल ये वाला इंपॉर्टेंट है। व्हाटएवर आर्टिकल जो आपको लगते हैं आप इंपॉर्टेंट है, आप इन आर्टिकल्स को अपनी लोकल लाइब्रेरी में शिफ्ट करिए ताकि कल को अगर इंटरनेट हो या ना हो, आपके पास इसके रेफरेंस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ये काम आप कैसे करेंगे? इसके लिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें ऑनलाइन सर्च लिखा हुआ है, इसके नीचे नीचे जो कुछ भी है ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इससे ऊपर जो मटेरियल है ये वो जगह है जो आपके कंप्यूटर में है। इसलिए अगर आप यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे, राइट क्लिक करके मैं लिख रहा हूँ क्रिएट ग्रुप, आप इस ग्रुप का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ सब ग्रुप का नाम ट्यूटोरियल पेपर जो हम बना रहे हैं। आप इसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग्स और फर्दर ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक किया, जो आर्टिकल्स मैंने चूज किए थे, एक फॉर एग्जांपल दूसरा आप कोई से भी चूज कर लीजिए। अगर मैंने तरतीब बदल दी है तो सॉरी, आप ये वाला आर्टिकल चूज कर सकते हैं, ये वाला आर्टिकल चूज कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के चंद एक आर्टिकल्स पिक किए इसमें से जो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने पेपर में इस्तेमाल करने हैं। ये तो सिर्फ एक सर्च से किए हैं, आप मल्टीपल सर्चेस करेंगे, उसे अपने आर्टिकल्स को जनरेट रेफरेंसेस जनरेट करेंगे। आप इनको राइट क्लिक करें सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी मूव रेफरेंस टू। आप इस रेफरेंस को मूव कर सकते हैं कहाँ पर? ट्यूटोरियल पेपर में। तो ये हमारे लोकल लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर जाकर देख भी सकता हूँ, ये 8 पेपर यहाँ पर आ जाए। उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए कि क्या इनका फुल टेक्स्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये पेपर्स ऐसे जर्नल्स में पड़े हुए हैं जो आपको फ्री एक्सेस देते हैं तो आप इनका तो एंड नोट उनका फुल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर दें। फुल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, आप इन पेपर्स को कंट्रोल कीजिए। वैसे आप किसी एक पेपर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और सॉरी, आप एक बार इन सारे पेपर को सिलेक्ट कीजिए। फुल टेक्स्ट के लिए आप इस वाले आइकन को क्लिक करिए, लिखा हुआ है फाइंड फुल टेक्स्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एंड नोट क्या इन सारे पेपर्स के फुल टेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। वो आपको पहले बताएगा कि जान लीजिए हर एक का फुल टेक्स्ट मैं नहीं ले सकता, जो इसकी एक्सेस होगी उसी का आएगा, और हम इस बात को समझते हैं। ओके, वैसे फुल टेक्स्ट आर्टिकल जो है वो जो आर्टिकल्स एक्सेसिबल नहीं है उनका फुल टेक्स्ट कैसे लेना है, इसके बारे में भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके भी ट्रिक्स होते हैं कि हम कैसे उस नॉलेज को एक्सेस करते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है, तो अब इस वक्त ये फुल टेक्स्ट की सर्चिंग कर रहा है, 7 आर्टिकल्स की सर्चिंग कर रहा है, जिसमें से 2 के बारे में उसको यूआरएल मिली है, किसी का उसको फुल टेक्स्ट मिलेगा, किसी का उसको नहीं मिलेगा। ये एक ट्राई है, अगर आपको किसी का फुल टेक्स्ट मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी मिले तो आपके पास उसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन तो मौजूद ही है। इसको 2 का पीडीएफ मिल गया, दैट्स वेरी नाइस। 8 में से 2 आर्टिकल्स का पीडीएफ मिल गया। याद रखें ये 2019 के पेपर हैं, मैंने 2018 के पेपर ट्राई नहीं किए, 17 के ट्राई नहीं किए, 15 के, मैं सिर्फ मोस्ट रिसेंट पेपर्स को जो है वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ। 3 के उसको पीडीएफ मिल चुकी है इन द मीनवाइल, 2 को भी वो स्टिल सर्च कर रहा है। तो कुछ देर के अंदर ये आपको अपना जो है सर्च का रिजल्ट बता देगा कि 2-3 की मुझे पीडीएफ मिल गई है। जिस जिसकी पीडीएफ मिलती जाएगी आप गौर से देखें, उसके साथ आपको एक लिंक मिलता जाएगा, ये क्लिप मिलता जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इसका पीडीएफ मौजूद है, इसका पीडीएफ भी आ गया, इसका पीडीएफ भी आ गया और इसका भी आ गया। हम कहाँ पर इन पीडीएफ को देख सकते हैं? इस पीडीएफ को देखने के लिए आप गौर से देखें, एक बार जिसका फुल टेक्स्ट आ चुका है उसका पीडीएफ यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा आपके रेफरेंस। ये देखें, अगर आप चाहते हैं इसको फुल टेक्स्ट में देखना, आप यहाँ क्लिक करें, ये वाला बाहर निकल के आपके सामने आ जाएगा एंड यू कैन ब्राउज दैट पेपर इजी। वापस चलते हैं, एक बार फिर इसको छोटा करते हैं। इस पेपर का फुल टेक्स्ट आ चुका है, आंसर इज यस। कहां पर है? यहाँ पर है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी इट, अगर आप चाहें तो इसको बाहर निकाल के भी ब्राउज। तो एंड नोट जो है वो आपके लिए ये फुल टेक्स्ट को आपके पेपर के साथ नथी करके सेव करके आपके साथ रख रहा है, ताकि आप कल को परसों को कभी भी उसको ब्राउज कर सकते हैं। तो खैर ये इसका प्राइमरी एजेंडा नहीं था मेरा आज का, लेकिन चूंकि एंड नोट पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें, इसकी सर्चिंग कैपेबिलिटी को भी ट्राई कर सकें। जब आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको इसके और मजीद ट्रिक्स भी आपके सामने आएंगे। तो हियर वी आर, दीज आर द रेफरेंसेस जिनको हमें इस्तेमाल करना है कहाँ पर? अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टेक्स्ट।
तो हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एट द सेम टाइम के जिसके अंदर हमें इन रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपके लिए बनाया सैंपल के तौर पर। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट है, दिस इज द सैंपल इंट्रोडक्शन, ये शुड कम द रेफरेंस नंबर 1। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर 1 प्लेस करना है। अब आपने जो रेफरेंस प्लेस करना है एंड नोट के ऊपर जाकर आप उस रेफरेंस को सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये डी जेनेरो इन साहब का पेपर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है एज ए रेफरेंस स्टेटमेंट नंबर 1 के ऊपर। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इधर जाने के बाद जिस जगह पे आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है आपके माउस का कर्सर वहां पर होना चाहिए। आप एंड नोट वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इंसर्ट साइटेशन पे यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे और इसकी लिस्ट को ओपन करेंगे। इसमें कई ऑप्शन हैं जिनमें से एक ऑप्शन है इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एंड नोट में रेफरेंस सिलेक्ट किया होगा डी जेनेरो वाला, वो वाला रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस प्लेस के ऊपर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड दिस इज द नंबर 1 रेफरेंस एंड यू कैन सी एट द सेम टाइम यहाँ पर डी जेनेरो और वो यहाँ पर आप इसको हेडिंग दे सकते हैं अपनी मर्जी की। आप जरा डॉक्यूमेंट खराब ना हो तो लेट मी गिव यू द हेडिंग रेफरेंसेस, जो आप आमतौर पर डॉक्यूमेंट के एंड में जनरेट करते हैं, इसको हम एंड में जनरेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि अगर आपने दिस इज अनदर सैंपल इंफॉर्मेशन, जहां आप कुछ और स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और फिर आपको यहाँ पर एक और रेफरेंस, मैंने जानबूझ के यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 लिखा है ताकि आप के जहन में हो कि यहाँ पर पहला रेफरेंस आया और यहाँ पर दूसरा रेफरेंस इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो लेट्स मिसाल के तौर पर मैं ये जियोंग साहब का जो रेफरेंस है ये इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ एट प्लेस नंबर 2। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक बार फिर मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पर मैं इस रेफरेंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं। एंड नोट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे और इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन पे, ये दूसरा रेफरेंस नंबर्ड वर्जन में यहाँ पर आ गया और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये नीचे उस रेफरेंस की इंफॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। लेट्स इनकॉर्पोरेट द थर्ड वन, थर्ड रेफरेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसी तरह हम थर्ड और फोर्थ को ये PP2 ये ली क्यू साहब का जो पेपर है हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेरे ख्याल से या मेरी समझ के मुताबिक इसको यहाँ आना चाहिए। तो हम एक बार फिर यहाँ जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन, ये रेपिटेशन हो रही है बट दैट इज गुड फॉर योर प्रैक्टिस, और उसके बाद रेफरेंस नंबर 4 यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरह से आप करते चले जाएं, आपका डॉक्यूमेंट डेवलप होता चला जाएगा और आपके रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। मैं रेफरेंस नंबर 4 सिलेक्ट कर चुका हूँ और मैं यहाँ जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि मेरा रेफरेंस इंसर्ट कर दो। यू कैन सी 4 रेफरेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड। जब मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ इन द मीनवाइल मेरे रेफरेंसेस भी ग्रो करते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, प्रोफेसर साहब जो है वो गुस्से में आके कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे वो वाला वो कई अजीब किस्म के नाम लेते हैं। वो घबराने वाली बात नहीं है, वो सारे स्टाइल्स यहाँ पर होते हैं। वो कहेंगे मुझे नंबर्ड फॉर्मेट में चाहिए, मुझे एनोटेटेड वर्जन फॉर्म में चाहिए, फॉर्मेट चाहिए रेफरेंसेस का, मुझे APA 6 चाहिए रेफरेंस। ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं रेफरेंसेस के। इसके अलावा और स्टाइल्स भी ऑप्शन हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेंज करना है एज अ फॉर्मेट और इस रेफरेंस की फॉर्मेटिंग बदल जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि एनोटेटेड में आए तो आपको सिर्फ एनोटेटेड करना है और उसके नतीजे में रेफरेंस का फॉर्मेट जो है वो एनोटेटेड में शिफ्ट हो जाएगा। आप गौर करें, यहाँ पर अब ऑथर्स के नाम आ रहे हैं, जहां पर पहले 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है और नीचे भी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। अगर वो कहे नहीं APA 6 पे क्लिक करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू APA 6। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप रेफरेंसेस को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑथर का नाम आ रहा है, साथ में एट ऑल, साथ में 2019 का पेपर है और हियर दे आर अरेंज्ड इन द सेम वे। तो पहला रेफरेंस यहाँ पर, दूसरा रेफरेंस सेकंड नंबर पर, थर्ड रेफरेंस थर्ड नंबर पर, और इसी तरीके से ये रेफरेंसेस अरेंज होंगे। और इनको आप क्लिक करके काट नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंड नोट ने इसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो ये फॉर्मेटिंग इसमें प्रिजर्व रहेगी। तो सबसे खूबसूरत वैसे मुझे यहाँ पर नंबर लगता है, तो मैं नंबर ही यूज कर रहा हूँ। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर रेफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं इसको। इसका ये आपका काम कैसे बचाता है? फर्ज करें अगर आपके प्रोफेसर साहब या आप खुद ये सोचते हैं कि जो रेफरेंस नंबर 2 है ये दुरुस्त नहीं है, ये यहाँ पर मुझे ये जुमला पसंद नहीं आया, और कल को आप इस जुमले को डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस जुमले को डिलीट कर देता हूँ और जाहिर है इसका रेफरेंस भी चला जाएगा। अगर आप मैनुअल लिख रहे होंगे तो आपको रेफरेंस नंबर 2 मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने आप को अपडेट करेगा और इसमें से रेफरेंस नंबर 2 निकाल देगा और उसकी तरतीब को बहाल कर देगा। सो दिस इज द रेफरेंस जो आपको लगता है कि इसकी जगह ये ठीक नहीं है, ये रेफरेंस नंबर 2 है, इसकी पोजीशन ये है, ली क्यू वाला सैंपल।
अगर आपको लगता है कि ये इसकी जगह ठीक नहीं है, इसको थर्ड वाले लेवल पे होना चाहिए, आप इसकी जगह चेंज करेंगे। अगर आप इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो सिस्टम समझेगा कि ये डिसअपियर हो गया, आप देखिए रेफरेंसेस में ये डिसअपियर हो गया। लेकिन अगर आप उसको थर्ड नंबर पे ले आते हैं, तो ना सिर्फ यहाँ पर इसका नंबर बदल जाएगा, बल्कि नीचे जो रेफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं उनके अंदर भी उनका नंबर बदल जाएगा। तो जो जो आप डॉक्यूमेंट इवॉल्व करेंगे, वैसे वैसे आपका रेफरेंसेस का अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस उसकी फॉर्मेटिंग करते हुए वो डेवलप होता रहेगा। और एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट एंड नोट के अंदर ना सिर्फ आप इसको सर्च कर सकते हैं, बल्कि आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में, ताकि कल को अगर इंटरनेट नहीं हो तब भी आप इन तमाम रेफरेंसेस को इसके बगैर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन बेसिक मालूमात को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू कीजिए और अपने रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम आए और आपको रेफरेंसेस को लिखने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करें। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।